दोस्तों नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ। शादी के 6 महीने बाद शिक्षाप्रद कहानी है। चलिए दोस्तों सुनाती हूँ। शादी के 6 महीने बाद ही अपनी पत्नी के प्यार को तरस रहा था मयंक। वजह थी मयंक की साधारण सी छवि और साधारणता सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, संयम से काम लेने वाला। गुस्सा तो मयंक को आता ही नहीं था। अपनी प्राची को भी देखते ही पसंद कर लिया था। मयंक ने प्राची गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श के साथ भला की खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी उसमें कि वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए वो भी राजी नहीं थे, पर पिता की बीमारी और माँ की भारी भारी लोग के सामने उनकी एक ना चली, जो किसी को बोल ही नहीं पाई कि उस रिश्ते मंजूर नहीं है। और ना ही उसने किसी से कुछ पूछा, क्योंकि सभी जानते थे कि अल्हड़पन से प्राची गलत फैसला ही लेगी। फिर मयंक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, जो चटमंगनी पर ब्याह अपनी बात हो गई। और हद तो तब हो गई जब प्राची की पक्की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हो गई थी। फिर भी प्राची के जलने की कोई हद ना रही। एक तो शादी के लिए किसी ने उससे पूछा नहीं कि शादी भी की तो एक मामूली सी नौकरी करने वाले अंदर ही अंदर घुट रही थी। और उनका सारा गुस्सा बाहर निकला शादी की पहली रात को, जब मयंक उनके साथ गया पास, तो वो फट पड़ी। खबरदार जो मेरे करीब आए। क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की है? पता नहीं मेरे पिता को तुम में क्या दिखा। मयंक बहुत ही शांति से उनकी बात सुन रहा था। तो क्या तुमसे पूछा नहीं किसी ने? अरे मुझसे पूछते तो मना नहीं कर देती मैं। क्या तुम किसी और से? मयंक शब्द बीच में ही रह जाते हैं। उनकी बात पर गुस्से में तमतमाती हुई बोली है प्राची, बस तुम लड़कों की सोच या यही साबित है। अरे हम लड़कियों को कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती है क्या? मयंक ने अपनी कही बात पर पछतावा होता है। वो माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। चलो बताओ क्या बात है? बात है जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी, तुम वैसे नहीं हो। ना रूप रंग, ना पैसा, और ना ही मानती हूँ इस शादी को। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये बोल वो करवट बदल कर लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। पर मयंक की आंखों में नींद नहीं आती है। पलंग के सिरहाने पर वो लेटा हुआ खाली आंखों से बस छत को देखता रहता है। प्राची के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मयंक हर तरीके से प्राची का दिल जीतने की कोशिश करता है, पर सब बेकार, क्योंकि प्राची ने ये तय कर लिया था कि मयंक को इतना परेशान करेगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब ना हो और सास ससुर की नज़र में प्राची की छवि खराब ना हो, ये सोचकर मयंक ने उसे अपने साथ शहर ले जाता है और वहाँ नौकरी करता है। हालांकि उनकी नौकरी इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो प्राची की खुशियों का ख्याल ना रख पाए। बस प्राची की दूसरों से तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी खराब कर रही थी, जिसकी अभी उसे समझ नहीं थी। खैर वो प्राची को लेकर घर आता है। स्वागत है आपका मैडम। वो दरवाजे पे खड़ा बोलता है। 2 कमरों का छोटा सा घर पर साफ सुथरा, जिसमें ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। प्राची मुंह बना के स्वागत तो ऐसे कर रहे हैं जैसे राजमहल में लेकर आए हों। प्राची की बातें मयंक का दिल तोड़ देती है, पर मयंक हर बात हंसकर टाल देता है। अगले दिन सुबह प्राची आराम से सो रही थी। मयंक, उठो प्राची, मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी नाश्ता बना दो। प्राची, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझो मैं नहीं बनने वाला कोई नाश्ता। ये
बोल वो करवट ले लेती है। मन है अब तो पक्का झगड़ा होगा। मयंक हंसकर, कोई बात नहीं, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अब भी बना लूँगा। बताओ क्या खाओगी? प्राची मन में कुछ मिट्टी का बना है। ये आदमी कितना भी कुछ कह दो गुस्सा ही नहीं करता है। मयंक, बोलो जल्दी, क्या खाओगी? जहर, प्राची बोलती है। अब जहर तो मुझे बनाना नहीं आता, इसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोल वो हंसता हुआ किचन में चला जाता है। प्राची झल्ला जाती है उसकी बातों पर वो उठती नहीं है। कुछ समय बाद मयंक वापस आता है। मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया। ओके, ये बोलो वो जल्दी से उसका माथा चूम लेता है और बाय करके चला जाता है। ये सब जितनी जल्दी होता है कि प्राची को कुछ समझ में नहीं आता। आज मयंक ने पहली बार उसे छुआ था। एक मिट्टी सा एहसास उसकी मीठा अंदर दौड़ गया, पर जल्दी से वो फिर वहीं सबके दिमाग में घूमने लगता है। वो उठती है और नहाकर तैयार हो जाती है। बाहर आकर देखती है टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी। वो चिट्ठी पढ़ने लगती है। हम अब तो उठ गए हैं, तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं। घर पर बैठकर बोर होने की ज़रूरत नहीं है। पास में ही मॉल है, वहाँ जाओ और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ले आओ। शाम को जल्दी आ जाऊँगा। तुम्हारा मयंक। चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और वो चली जाती है। बाहर मॉल में घूमते हुए उसकी नज़र अपनी सहेली रूपाली पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई, रूपाली। रूपाली को देखते ही उनकी आंखें फट गई थी। महंगी साड़ी पहने क्या ठाठ थी रूपाली की। रूपाली उसको देखकर खुशी से अपने गले लग लेती है। तू यहाँ कैसे? तू बहुत सुंदर लग रही है। प्राची होश में आते हुए, अच्छी, तू तो पहचान में नहीं आ रही है। इतन हैंडसम सा लड़का रूपाली के पास आकर, मुझे नहीं मिलाओगी? अपनी सहेली है प्राची, ये है मेरे पति। अब तो प्राची के जलने की सीमा ही नहीं रही थी। रूपाली का पति बिल्कुल वैसा था जिसकी कल्पना कभी प्राची ने भी नहीं की थी। बस अब तो मयंक पर और भी गुस्सा आने लगा था। उस पर से रूपाली के पति का। रूपाली के लिए बेहिसाब प्यार आग से में घी डालने का काम कर रहा था। वो प्राची के सामने ही उसको ज्वेलर्स की दुकान में ले गया और रूपाली के मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने का चैन पहना देते हैं। मन में कितनी लकी है रूपाली। और एक मैं, हा बस हर 10,000 रुपये दे दिए हैं, जाओ शॉपिंग कर लो। दन दनाती हुई वो वापस आ जाती है और गुस्से में सारा सामान वहीं सोफे पे पटक देती है और खुद खड़ी हो जाती है खिड़की पर जाकर। कुछ समय बाद मयंक आता है। खिड़की पे खड़ी प्राची पर नजर जाती है। गुलाबी रंग की साड़ी में वो कैरेट आ रही थी। दिल मचल उठा था मयंक का। वो धीरे से उसके पीछे जाता है और उसको बोलता है, मैं गजरा लगाने लगता है। अचानक से हुई इस हरकत से प्राची संभल नहीं पाती और पीछे से पलटती है तो मयंक को खुद के बेहद करीब पाती है। गजरा लगाकर मयंक उसको आईने के सामने ले जाता और पूछता है, कैसा लगा? गुस्से में आपने बोला से गजरा निकालो, कूड़े में फेंक देती है। मयंक उसकी तरफ हैरानी से देखता है। ये लाए हो तुम मेरे लिए इतना मामूली सा तोहफा? खैर, मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ, जबकि मुझे पता है इससे ज़्यादा देने की औकात नहीं है तुम्हारी। उसका एक लफ्ज़ मयंक के सीने छलनी कर देता है। पर भी प्राची का चेहरा अपने दोस्तों हाथों में लेकर, क्या हुआ प्राची, क्यों तुम हर समय ऐसा व्यवहार करती हो मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वो लाऊंगा तुम्हारे लिए जो जो तुम्हें चाहिए। दिन रात मेहनत करूंगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। बस तुम अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो प्लीज़। ये बोल वो प्राची को अपने सीने से लगा लेता है, पर प्राची उसको दूर ढकेल देती है। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। दम घुटता है मेरा। इस घर में, इस रिश्ते में आज़ादी होना चाहती हूँ। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। बोल दो, दे सकते हो? उसकी बातों में मयंक के आंखों में आंसू आ जाते हैं।
दिल बुरी तरह से टूट जाता है उसका। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो, जल्दी ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। ये बोलकर वो घर से बाहर चला जाता है और प्राची वहीं बैठकर रोने लगती है। दिन बीत रहे थे। मयंक अब प्राची से बहुत कम बात करता था, बस उतनी जितनी ज़रूरत थी, और ना ही प्राची कोशिश करती थी कभी उससे बात करने की। सुबह जल्दी उठ नाश्ता बना देती थी, मयंक भी चुपचाप खा लेता और वापस चला जाता, और रात को देर रात से आता। बस यही रूटीन हो गया था उसका। एक दिन प्राची किसी काम से बाहर गई कि एक रेस्टोरेंट में बैठी रूपाली के पति पर उसकी नज़र गई। वो किसी लड़की के साथ था और दोनों बहुत ही करीब थे। प्राची को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये तो रूपाली के पति, ये ऐसे किसी के साथ। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो उल्टे पैर वापस घर आ जाती है। घर रात को मयंक आता है तो देखता है कि आज प्राची खोई खोई सी है। बिस्तर पर भी वो करवटें बदलती रहती है, पर मयंक से रहा नहीं जाता है, तो वो पूछ ही बैठता है कि क्या बात है, कोई परेशानी है प्राची मन में? तुम्हें कोई कैसे पता मैं परेशान हूँ? मैं तो कोई भी बात इनसे नहीं कहती। नहीं, कोई बात नहीं है, ये पहली बार था। अब प्राची ने मयंक की बात का सीधा जवाब दिया। ये बोल वो करवट बदल देती हैं, और मयंक भी। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह मयंक के ऑफिस जाने के बाद प्राची सोचती है एक बार रूपाली से बात किया जाए। उसके पास उसके घर का पता था। वो वहाँ के लिए निकल जाती है। उसके घर जाते समय वो उसके लिए एक दो तोहफे ले लेती है, ये सोचकर कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। उसके घर के सामने पहुंचकर वो अपनी साड़ी ठीक करती है और आगे बैठती है कि हाथ में ही गिफ्ट वाले बैग नीचे गिर जाते हैं। वो उसको उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, उसकी नज़र खिड़की से होती है, अंदर जाती है। अंदर रूपाली अपने पति पर चिल्ला रही थी, आपकी किसी और लड़की के साथ संबंध, शर्म नहीं आती आपको? अभी उसकी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि एक चांटा उसके मुंह पर पड़ता है। रूपाली का पति उसका मुंह दबाते हुए औकात में रह अपनी समझ अरे थे, क्या तू मेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी है? ये महंगे कपड़े, ये जेवर और शानो शौकत कभी सोचा था सपने में? नहीं ना, यहाँ रहना है तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाहर खड़ी प्राची को लगा कि ये चांटा उसके मुंह पर मारा है, उसकी सोच पर मारा है। इतने में रूपाली एक जोरदार थप्पड़ खींचकर अपने पति के मुंह पे मारती है, और सारे गहने भी, ये रखो अपने गहने अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा भी कुछ और। प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी सारी बातें समझ जाए, ऐसा जीवन साथी मुझे चाहिए, और उनके साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूँगी, समझे? ये बोल रूपाली अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। और प्राची अपने घर सेकंड विचारों उनके मन में घूम रहे थे। आज एहसास हो रहा था उसको कि वो कितना गलत कर रही थी। आज मयंक के लिए इज्जत बढ़ गई थी उनके दिल में। आज उनको समझ में आ गया था कि जीवन साथी पैसे वाला ना सही, पर प्यार करने वाला होना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, आत्मा धिक्कार आ रही थी, और उसने सोचा कि मयंक अपने किए की माफ़ी मांग लूँ उनके साथ। मयंक जो भी सज़ा देंगे वो मैं सह लूँगी। ये सोचते हुए वो घर पहुंच जाती। आज पहली बार ये घर उसे अपना घर लग रहा था। जल्दी से खाना बनाकर वो मयंक का इंतज़ार करने लगती है। मयंक घर आते हैं, वो थका हुआ सोफे पे बैठ जाता और प्राची उनके सामने जाकर पानी। मयंक हैरानी से उसकी तरफ देखता। उससे पहले कभी प्राची ने उसकी तरफ इतनी ध्यान नहीं दिया। वो पानी का गिलास ले लेता है। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। प्राची एकटक उसकी तरफ देखती है। वो अपने बैग में से तलाक के पेपर निकाल उनके साथ ने रख देता है। प्राची को एक धक्का लगता है। मैंने अपने साइन किए हैं, तुम भी कर दो, और
तो तैयारी करो, कल रात को मैं भी तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा और तुम्हें किसी को भी कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। ये बोल वो कमरे में जाकर लेट जाता है। प्राची बाहर खड़ी बस खाली आंखों से उसे कागज़ों को देखती रहती है जिन पर मयंक के साइन थे। खुद से नफ़रत होने लगी थी उसको। उनका दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। अगली सुबह प्राची के उठने से पहले ही मयंक ऑफिस चला जाता है। प्राची उठती है और देखती है कि नाश्ता टेबल पर रखा है और साथ में एक चिट्ठी भी है। आज ऑफिस में ज़्यादा काम है तो जल्दी चला गया है, तुम तैयारी करके रखना, रात को निकलना है। ये पढ़ते ही कब से रुके हुए आंसू बह जाते हैं उसके। रोते रोते वो बोलती है, कम से कम माफ़ी मांगने का मौका तो दे दो। पूरा दिन रोती रहती है वो, खाना भी नहीं खाती है। बड़ी मुश्किल से वो अपना सामान पैक करती है। रात होती है। थके कदमों से मयंक वापस आते हैं। रो रो कर आंखें उनकी भी लाल हो गई थी। वो अंदर आता है। बाहर सोफे पर ही प्राची बैठी होती है, चेहरा मुरझाया हुआ। मयंक उसकी तरफ बिना देखे सारा सामान रख लिया था, कहीं कुछ रह ही ना गया। प्राची मन में, मेरा दिल लग रहा है तुम्हारे पास। मयंक प्राची के पास जाकर चले। वो सामने बैठ आगे बढ़ता है और प्राची उसका हाथ पकड़ लेती है। मयंक के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है। आंसू से भीगा हुआ प्राची का चेहरा नजर आता है उसको। ऐसा देख मयंक के दिल में एक टीस सी उठती है। क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? प्राची का सब्र जवाब दे देता और वो रोते हुए उनके सीने से लग जाती है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे खुद से दूर मत करो। मुझे समझ में आ गया कि पैसे से ज़्यादा प्यार ज़रूरी है। मुझे एक मौका दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए। रोने की वजह से उसकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। उसके आंसू मयंक की कमीज से भीग रहे थे और बेचैन कर रहे थे मयंक को। इस प्यार का इंतज़ार मयंक इतने दिनों से कहाँ रहा था। वो आज उसको महसूस हो रहा था कि उनकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। वो कसकर प्राची को अपने सीने से लगा लेते और रोते हुए बोलते हैं, फिर से छोड़ कर जाने की बात तो नहीं करोगी ना, वरना मैं मर जाऊंगा। उसने हल्का सा दूर होकर, खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसी बातें की। मयंक मुस्कुराकर तुम्हारी तरफ देखते और उनको अपनी तरफ टकटका देखते पाकर प्राची शर्मा कर अपने पलकें झुका लेती है। आज सही मयंक से मिलने हुआ था, जो जिस्म का ही नहीं, दो आत्माओं का भी मिलन है। मयंक के प्यार, सब्र और प्यार की जीत होती है आज। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।